हेलो दोस्तों, एस के सेकंड जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर 5 के समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक नीति और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो क्वेश्चन विकासशील आर्थिक अर्थव्यवस्था मुद्रा नीति के उद्देश्य एवं भूमिका का वर्णन करे। दोस्तों, यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे एग्जाम में। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं उसका आंसर क्या है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति आर्थिक विकास करने में बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। विकासशील जो अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों, वहाँ पर मौद्रिक जो नीति है वो आर्थिक विकास करने में बहुत ही अधिक महत्व उपयोगी है। और मौद्रिक नीति का अंतिम उद्देश्य तय होना चाहिए, और जो मौद्रिक नीति का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो तय होना चाहिए। चंडलर के अनुसार ऐसा उद्देश्य जहाँ तक संभव हो सके, और ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जहाँ तक संभव हो, ये नहीं कि जो संभव ना हो उसको भी उद्देश्य मान लिया जाए। ठीक है दोस्तों, आर्थिक प्रणाली के उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। सबसे अधिक उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा में सबसे कम सामाजिक लागत पर उत्पादन करना तथा समाज के सदस्य के समान के आधार पर वितरित करना सामान्य रूप से मौद्रिक नीति है ना दोस्तों। यानी कि जो सबसे कम उपयोग है ना, जो सबसे कम जो सबसे अधिक उपयोगी वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को है ना, उन वस्तुओं और सेवाओं को उनको अधिकतम उत्पादन करके है ना, अधिकतम उत्पादन करके सबसे कम सामाजिक लागत पर उत्पादन किया जाना चाहिए, जिससे समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से है ना वितरित किया जा सके। और यही जो है मौद्रिक नीति है। यानी कि मौद्रिक नीति हम पहले अध्याय में ये भी देख चुके हैं दोस्तों कि जो मौद्रिक नीति है वह एक ऐसी नीति है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी है ना, आर्थिक स्थिरता, कीमत में अस्थिरता को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और मौद्रिक नीति बैंकों के द्वारा क्या करती है, मुद्रा का नियंत्रित कर मंदी जैसी समस्याओं को दूर करती है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो वही है, बस वही है मौद्रिक नीति, वही है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति वहाँ जिस प्रकार कार्य करती है, जैसे जैसे रोजगार के स्थायित्व में उच्चतम स्तरीय बनाए रखती है, और उसी प्रकार यहाँ भी सारे टॉपिक सेम वही रहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति है वो किस प्रकार अपना कार्य करती है और कौन कौन सा प्रमुख कार्य करती है दोस्तों। तो पहला है रोजगार की अस्थायी एवं उच्च स्तरीय स्थिति बनाए रखना। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उच्च स्तरीय रोजगार बनाए रखना। मंदी के युग में प्रायः सभी देशों में बेरोजगारी की स्थिति व्याप्त हो गई थी दोस्तों, और कीन्स के रोजगार सिद्धांत में इस बात का प्रबल समर्थन किया गया है कि रोजगार की स्तर बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। और जो कीन्स थे अपने आर्थिक सिद्धांत में उन्होंने पूर्ण रोजगार के सिद्धांत में उन्होंने यह बल दिया है कि विश्वव्यापी मंदी के कारण जो बेरोजगारी आई है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम मौद्रिक नीति का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। पूर्ण या उच्च स्तरीय रोजगार को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति किस प्रकार सहायक है दोस्तों। तो यदि केंद्रीय बैंक ब्याज की दर कम कर साख सस्ती कर दे, यदि जो केंद्रीय बैंक है ब्याज की दर क्या कर दे, कम कर दे और साख सस्ती कर दे, तो व्यापारिक बैंक अधिक उधार देने लगेंगे, और व्यापारिक जो बैंक है दोस्तों अधिक उधार देने लगेंगे, जिससे औद्योगिक इकाइयों ब्याज दर कम हो जाने से लागत में कुछ कमी आ जाएगी। और कम ब्याज दर देने से मिलने से दोस्तों जो पुरानी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो जितने भी पुरानी औद्योगिक जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को निर्माण में जो लागत है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे वे अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को रोजगार पर बनाए रखने में सक्षम रहेंगे दोस्तों, है ना, सफल हो सकेंगे। यानी कि अगर मुद्रा है ना, मुद्रा जो है कम ब्याज पर अगर उपलब्ध करा दिया जाए लोगों को, तो लोग क्या होंगे, अधिक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। और जो लोग उत्पादन
करने के जो जिन वस्तुओं के लागत अधिक हो रहे थे, अब उन वस्तुओं की लागत कम हो जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे दोस्तों। और इस तरह से रोजगार को लंबे समय तक देने में जो उद्योगपति हैं वो क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे दोस्तों। इसके अतिरिक्त सस्ती पूंजी उपलब्ध हो जाने के कारण इकाइयों की स्थापना भी प्रोत्साहन मिलती है ना दोस्तों। और अभी बताया था कि है ना, जो सस्ती मुद्रा उपलब्ध की जाएगी, है ना, सस्ती दरों पर ऋणों को उपलब्ध कराई जाएगी, तो उससे क्या होगा, नए नए उद्योगों को, नई नई इकाइयों की स्थापना होगी, स्थापना करने में प्रोत्साहन मिलेगी, जिससे लोगों को क्या होगा, रोजगार का अवसर मिलेंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, मूल्य में अस्थायित्व बनाए रखना, है ना। दूसरा जो पॉइंट है मौद्रिक नीति का कार्य है दोस्तों, वो मूल्य स्थायित्व बनाए रखना। तो देखते दोस्तों, कीमतों की स्थिरता को भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य माना जाता है। जो कीमत में जो स्थिरता होती है दोस्तों, वो भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य माना जाता है। हम यह जानते हैं कि मुद्रास्फीति से कुछ वर्गों को लाभ होता है तथा कुछ वर्गों को हानि होता है ना। तो हम यह भी जानते हैं कि जो मुद्रास्फीति है उससे कुछ लोगों को तो लाभ होता है या फिर होता है, और कुछ लोगों को हानि होता है ना दोस्तों। इस दृष्टि से कीमतें में स्थिरता से मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। इस दृष्टि से जो कीमत में अगर स्थिरता रहेगी तो मुद्रा का जो मूल्य होगा वो भी स्थिर रहेगा। उसके साथ ही कीमत में चक्रीय उच्चवाचनों को दूर किया जा सकता है, और उसके साथ ही जो कीमत में जो चक्रीय उच्चवाचन है दोस्तों, उसको भी दूर किया जा सकता है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। आय एवं संपत्ति की असमानताओं को दूर किया जा सकता है, और मूल्य के अस्थायी करने से क्या होगा दोस्तों, जो आर्थिक स्थिरता है वो प्राप्त की जाएगी, और आय एवं संपत्ति के जो असमान वितरण है दोस्तों, उस वितरण को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किंतु यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कीमत में स्थिरता को आशय वह नहीं है, लेकिन यह नहीं समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल ही किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन ना होगा, है ना दोस्तों। यह आशा नहीं है कि कीमतों में अनिश्चित काल तक कोई परिवर्तन नहीं। तथ्य यह है कि कीमत में सदैव स्थिर नहीं रहती। जो कीमतें होती है दोस्तों सदैव स्थिर नहीं रहती। अर्थव्यवस्था में साधो यानी कि साधनों का उचित अनबटन करने के लिए कीमतों में भेदात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है दोस्तों। और साधनों में उचित अनबटन करने के लिए, साधनों को उचित अनबटन करने के लिए भेदात्मक परिवर्तन आवश्यक है दोस्तों। इस अर्थ में कीमतों में होने वाली मामूली परिवर्तन को कीमत में स्थायित्व को समक्ष होगी, और ये थोड़ी सी कीमत में परिवर्तन, मामूली सी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, कीमत में परिवर्तन नहीं बोलेंगे दोस्तों, या नहीं बोलेंगे, कीमतों में अस्थायित्व के ये समकक्ष होगी दोस्तों। तीसरा है दोस्तों विनिमय में स्थिरता। तो देखते हैं, जब स्वर्णमान प्रचलन में था, यानी कि जब सोने का युग था दोस्तों, मुद्रा के स्थान पर सोने से विनिमय किया जाता था, वस्तु विनिमय की प्रणाली थी उस समय दोस्तों। तो उस समय विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था। उस समय दोस्तों क्या था कि मुद्रा का प्रचलन हो, है ना, मुद्रा का प्रचलन हो, मुद्रा का प्रसार हो, और जो विनिमय जो स्थिरता है उसको क्या किया जा, उसको अस्थिरता उसको स्थिर किया जा सके दोस्तों, है ना। 1930 के विश्वव्यापी मंदी के बाद में विनिमय दर का महत्व कम हो गया था। 1930 का जो विश्वव्यापी मंदी आई दोस्तों, उसमें विनिमय दर जो हो गया था, जो विनिमय दर, जो वस्तु विनिमय दर था, वो क्या हो गया था, कम हो गया था, एवं मूल्य स्थिरता अधिक महत्व दिया गया। और जो मूल्य का स्थिरता है उनको बहुत ही अधिक महत्व दिया गया। सब देशों में मूल्य स्थिर रहते हैं तो विनिमय दर भी उच्चवाचन नहीं होते, और सभी देशों में अगर मूल्य स्थिर रहने से विनिमय दर में भी उच्चवाचन नहीं होता दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी जो विनिमय स्थिरता है वो क्या है, बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यदि विनिमय दरों में अस्थिरता रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापारिक संबंधों को आघात लगता है। अगर अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करने हैं, हमें जो विनिमय स्थिरता है ना, वो जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि वित्तीय एवं व्यापारिक संबंधों में आघात लगता है दोस्तों। देश में अपेक्षित सहयोग स्थापित नहीं हो पाता दोस्तों। अतः आवश्यक है कि विनिमय दर में स्थिरता रहे, और
विनिमय दर में होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें विदेशों से, है ना, विदेशों से हमें सहायता लेनी है तो उसके लिए हमारे देश में विनिमय दर स्थिरता होनी चाहिए दोस्तों। अगला है विदेशी मुद्रा सट्टे की प्रवृत्ति को रोकता। जो विदेशी मुद्रा है दोस्तों, सट्टे की प्रवृत्ति को क्या करता है, रोकता है। तो यदि विनिमय दरों में अस्थिरता रहती है तो विदेशी विनिमय बाजार में सट्टेबाजी की क्रियाएं उत्पन्न होने लगती है दोस्तों। अगर विनिमय दर अस्थिर रहेगी तो क्या होगा, जो विदेशी विनिमय बाजार है वहाँ पर सट्टेबाजी की क्रियाएं उत्पन्न होने लगती है, और जिसका अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और साख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी होती है और जो साख निर्माण होता है उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अतः विनिमय दर की स्थिरता रहनी चाहिए। अतः जो विनिमय दर है उसकी स्थिरता रहनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, जो मौद्रिक नीति आर्थिक विकास के कार्य किस प्रकार करती है। तो आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग का समर्थन बढ़ाना और अर्थव्यवस्था में द्रुत गति को आर्थिक विकास करना है दोस्तों। जो मौद्रिक नीति है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी कि किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, आर्थिक विकास करना है दोस्तों। अर्थव्यवस्था बढ़ाना, है ना, मौद्रिक नीति का प्रयोग का समर्थन बढ़ाना दोस्तों, और अर्थव्यवस्था के द्रुत गति से आर्थिक विकास करना दोस्तों। द्रुत यानी कि तेजी गति से आर्थिक विकास करना दोस्तों वर्तमान में मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। और वर्तमान समय में जो है दोस्तों मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो गया, आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश प्रति व्यक्ति वास्तविकता दीर्घकाल अवधि में बढ़ती है। और आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जहाँ के प्रति व्यक्ति किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति जो आया है वो लंबे समय तक, है ना, दीर्घकाल तक उसकी जो प्रति व्यक्ति आय हो बढ़ती रहे। आर्थिक विकास की माप उस देश की पैदा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में किस गति से वृद्धि हो रही है। और आर्थिक विकास की जो माप होती है दोस्तों वो कैसे करते हैं जब उस किसी देश में जितनी तेजी से, है ना, जितनी तेजी से वस्तुओं के एवं सेवाओं के मात्रा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो, उसी से क्या करता है, आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की भूमिका क्या है दोस्तों। विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें मौद्रिक नीति किस प्रकार भूमिका करती है ना, विकसित देशों में, अल्पविकसित देशों में। तो देखते हैं विकासशील देश अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता को लाना दोस्तों। जो मौद्रिक नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। जैसे मुद्रास्फीति, अपस्फीति की जो समस्या होती है दोस्तों, उस समस्या को सबसे पहले क्या करना होता है, दूर करना होता है, आर्थिक स्थिरता लानी होती है दोस्तों। और मौद्रिक नीति प्रत्येक देशों के लिए कारगर साबित हुए हैं दोस्तों। और जो मौद्रिक नीति है वो प्रत्येक देश के लिए कारगर साबित हुए हैं दोस्तों, चाहे वह अल्पविकसित देश हो या फिर विकसित देश हो। जहाँ अल्पविकसित देशों में कीमतों में स्थिरता होती है ना, जहाँ पर अल्पविकसित देश में कीमत में स्थिरता होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती कम होती है, पूंजी निर्माण की अभाव होती है, आर्थिक विकास की गति एवं शिथिल है और जनता के बेरोजगार है, वहाँ मौद्रिक नीति बैंकों द्वारा सस्ती मुद्रा नीति को लाकर पूंजी का अभाव को कम करती है। और कहता है दोस्तों यहाँ पर कि जिन देशों में ये सभी समस्याएं आती है, बेरोजगारी समस्या, है ना, पूंजी की अभाव और विकास की गति धीमी रहना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करती है मौद्रिक नीति जो कार्य करती है वो बैंकों द्वारा, केंद्रीय बैंकों द्वारा सस्ती पूंजी, है ना, सस्ती पूंजी नीति लाकर, है ना, सस्ती मौद्रिक नीति लाकर जनता को क्या करती है, ऋण देती है। और ऋण देकर पूंजी के अभाव को क्या करती है, कम करती है। जो लोगों को पूंजी का जो अभाव होता है वो कम करती है, कम करके पूंजी के अभाव को कम करके निवेश में प्रोत्साहन करती है दोस्तों। और कम ब्याज पर ऋण देकर निवेश में प्रोत्साहन करती है। देश में उपलब्ध संसाधनों को अनुकूलतम एवं कुशलतम प्रयोग करती है दोस्तों। और लोगों के पास अगर क्या होंगे, पूंजी होंगे, पैसे होंगे, तो इससे क्या होगा,
कि जो देश में बेकार जो संसाधन उन संसाधनों को कुशलतम उपयोग किया जाएगा दोस्तों। नए नए तकनीकों को लाया जाएगा, नए तकनीकी की मशीनों को लाया जाएगा, जिससे देश में उपलब्ध संसाधन को पूर्ण रूप से क्या क्या दोहन किया जा सके और उसके प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि करके लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कर सके दोस्तों, है ना। और जितना ज़्यादा निवेश होगा दोस्तों, उस निवेश से उतनी ही अधिक आधुनिक तकनीकी मशीनों का उपयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी दोस्तों। और उससे उत्पादन में वृद्धि होगी तो लोगों को नए नए रोजगार की अवसरें प्राप्त होंगी दोस्तों, और लोगों की आय में बढ़ोतरी की जाएगी। और इस प्रकार लोगों की आय जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था पुनः विकास के मार्ग पर आ सकेगी, और जिससे जो अर्थव्यवस्था है वो पुनः या फिर किसी कारणवश आर्थिक विकास के मार्ग से हट गई हो, तो वैसे स्थिति में वो आर्थिक विकास के मार्ग पर आएगी, या फिर जो अल्प विकसित देश है वो धीरे धीरे आर्थिक विकास के मार्ग पर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही मुद्रा नीति के उद्देश्य लंबे समय तक पूंजी निर्माण की व्यवस्था करती है दोस्तों। और जो नीति होती है दोस्तों, वो लंबे समय तक पूंजी निर्माण की व्यवस्था करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी की अभाव ना हो सके, और जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी के अभाव लंबे समय तक यानी कि दीर्घकाल तक ना हो सके, और देश लगातार विकास कर सतत विकास कर सके, और जो देश है लगातार विकास कर यानी कि सतत विकास कर सके दोस्तों। अब देखते हैं विकसित देशों में जहां रोजगार जो विकसित जो देश होते हैं दोस्तों, वहां पर किस प्रकार कार्य करती है वो देख लेते हैं। तो विकसित देशों में जहां रोजगार पहले से उच्चवाचन स्तर पर होता है, जो विकसित देश होते हैं वो तो विकसित हो चुके हैं और वहां पर रोजगार उपलब्ध होती है, परंतु वहां का आर्थिक विकास क्या होती है, धीमी हो जाती है कुछ दिनों के बाद। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास की गति को तीव्र नहीं होती। इस स्थिति को रोजगार के सामान्य स्तर पर लाना हो दोस्तों, और इस स्थिति में जो रोजगार का जो सामान्य स्तर है उस पर लाना होता है दोस्तों, ताकि मूल्य एवं मजदूरी की स्तर भी सामान्य हो सके, जिससे मूल्य और मजदूरी स्तर जो है वो दोनों बराबर हो सके। अतः मुद्रा एवं साख की मात्राओं को सीमित करना होता है दोस्तों, और मुद्रा एवं साख की जो मात्रा होती है उनको सीमित करनी होता है, तथा जनता के पास अतिरिक्त मुद्रा वापस खींचनी आवश्यक होती है, और जनता के पास अधिक जो मुद्रा होती है उसको वापस खींचने की आवश्यकता होती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों को तो यह तक का भी मानना है कि इन देशों में ब्याज की दर सामान्य वृद्धि से अतिरिक्त पूंजी का निर्माण होता है। और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है दोस्तों कि इन देशों में जो ब्याज की दर जो सामान्य वृद्धि से जो वहाँ पर ब्याज दर होती है उससे अतिरिक्त पूंजी का भी निर्माण होता है। उस पूंजी का विकासशील देशों में लगा देना चाहिए, और उस पूंजी का कहाँ पर लगा देना चाहिए, विकासशील देशों में लगा देना चाहिए, ताकि विकासशील देशों की स्फीति विकसित देशों में ना फैले, और ताकि विकासशील जो देश है उनकी जो स्फीति है वो विकसित देशों में ना फैले। विकसित देशों के लिए मुद्रा का विनिमय दर बनाए रखने में कोई समस्या नहीं होती दोस्तों। विकसित जो देश होते हैं वहाँ पर जो मुद्रा का विनिमय दर होता है उसको स्थिर बनाने में कोई समस्या नहीं होती। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता ही उन्हें पीड़ित नहीं करती, जो भुगतान संतुलन है उसकी भी जो प्रतिकूलता होती है वो भी उनको पीड़ित नहीं करती है। वास्तव में इन देशों में भुगतान संतुलन के अधिक अनुकूल होते हैं। वास्तव में इन देशों में क्या होता है, जो भुगतान संतुलन होता है दोस्तों अधिक अनुकूल होता है, और अधिक उत्पादन होने के कारण माल बेचने की समस्या होती है, और इन देशों में अधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर क्या होती है, विकसित हो चुकी होती है। इस स्थिति में यहाँ पर अधिक उत्पादन हो जाने से अति उत्पादन की समस्या हो जाती है, परंतु अति उत्पादन की समस्या होती है। इन देशों में विदेशियों को कम ब्याज पर ऋण देने की या उधार माल देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, और ऐसे जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर क्या करनी चाहिए, विदेशियों को कम ब्याज पर ऋण देनी चाहिए, है ना, कम ब्याज पर ऋण देनी चाहिए, और माल देने की व्यवस्था उधार जो होती है माल देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि अति उत्पादन जैसे समस्या उत्पन्न ना हो। और अगर लोगों को ये उधार माल देंगे तो क्या होगा, इससे अति उत्पादन जैसी समस्या नहीं होगी। जो उत्पादित की गई जो वस्तु है ना, उत्पादन की गई जो वस्तुओं की जो मात्रा है वो क्या होंगे, आसानी से बाजार में क्या करेंगे, प्रवेश हो जाएंगे दोस्तों। और इस प्रकार
जो मौद्रिक नीति है आर्थिक विकास में सहायता करती है दोस्तों, या तो फिर भूमिका निभाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।